जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल मैथ वाला गुरुजी पे। दोस्तों, आप लोग के लिए कक्षा 10वीं का विज्ञान यानी कि भौतिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर जो है प्रकाश के परावर्तन, इसमें से आपके लिए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप जो कि लाए हैं। अगर आप पढ़े हैं तो आप अगर 20 में से 15 भी कर देते हैं तो आप समझिएगा आपका तैयारी ठीक ठाक चल रहा है। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आएगा और आप लोग को क्या करना है, ऑप्शन इसमें से एक का सही ऑप्शन क्या होगा ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में नीचे बताना है और बाद में अपना कमेंट को खुद काउंटिंग करिएगा और काउंटिंग करके आपको बताना है जो आपका कितना में से कितना नंबर आया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग नीचे कमेंट में सही सही बताइएगा, बिल्कुल गलत मत बताइएगा। तो चलिए बहुत जल्द आप लोग के लिए लाइव भी क्लास लाएंगे और वो 3 घंटा करीब करीब क्लास होगा, पूरा फिजिक्स का एनालिसिस करेंगे। तो इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है, कहा गया है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है आपको बताना है। मुख्य फोकस, वक्ता त्रिज्या, प्रधान अक्ष और गोलीय दर्पण का द्वार। तो आपको क्या करना है, नीचे कमेंट में लिखना है एक का, जैसे मान के चलिए आपको लगता है इसका सी आंसर होगा तो आपको सी ऐसे करके आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका बिल्कुल सही आंसर आपको कहा गया डी होगा। क्या होगा, गोलीय दर्पण द्वारक। देखिए कोई आंसर अगर आपको मिस्टेक लगता है तो भी आप लोग नीचे कमेंट में हमको बता सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो कि आप लोग के स्क्रीन पे आ गया होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कहा गया दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। यानी दांत का जो डॉक्टर होता है वो कौन सा दर्पण उपयोग करता है। ऑप्शन ए है समता दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो आप लोग नीचे कमेंट में बताइए जो इसमें से कौन सा दर्पण है जो कि दंत विशेषज्ञ यानी कि दांत का डॉक्टर उपयोग करते हैं। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्योंकि जो छोटा वस्तु रहता है वह उसको बहुत बड़ा दिखाई देता है और वह आसानी से उसका इलाज कर पाते हैं, तो इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर, जो कि आप लोग के स्क्रीन पे दिखा रहा होगा। क्वेश्चन में कहा गया है यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब अर्ध ऋणात्मक है तो उनका प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, कैसा प्रतिबिंब वह बनाएगा। ऑप्शन ए है वास्तविक उल्टा, ऑप्शन बी है वास्तविक सीधा, ऑप्शन सी है आभासी सीधा। तो आप लोग बताइए जो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। हाँ, साथ में आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल ऑल कर लीजिए, क्योंकि आज से लेकर आपको प्रत्येक चैप्टर का दो यानी कि ऑब्जेक्टिव का 2 वीडियो मिलेगा, जिसमें कि एक वीडियो में 20, एक वीडियो में 20, यानी 40-40 प्रत्येक चैप्टर का 40-40 ऑब्जेक्टिव, साइंस हो या मैथ हो या केमिस्ट्री, उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स हो, जितना विषय है आपका सभी विषय से आपको 20-20 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर से प्रत्येक भाग का मिलेगा और एक तरह से ये समझ सकते हैं आपके लिए टेस्ट चल रहा है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए और ऑप्शन डी है आभासी और उल्टा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या, ऑप्शन नंबर ए, जो कि वास्तविक और उल्टा बनाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको चौथा नंबर क्वेश्चन कहा गया है निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिनकी वक्ता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर हो। यानी कि 32 सेंटीमीटर अगर किसी उत्तल दर्पण की त्रिज्या है तो वो कौन होगा। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं, ऑप्शन इसका बाकी जो है वो देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन कहा गया 8 सेंटीमीटर, प्लस में माइनस में 8 सेंटीमीटर, प्लस में 16 सेंटीमीटर, माइनस में 16 सेंटीमीटर। तो आप लोग नीचे कमेंट में हमको बताइए जो कौन सा आंसर सही होगा, आपको कौन सा आंसर लगता है इसमें से सही होगा। क्या कहा है क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्ता त्रिज्या क्या हो 32 सेंटीमीटर हो। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। आंसर आप लोग देख सकते हैं प्लस में 16 सेंटीमीटर, यानी कि F बराबर R/2 के सूत्र पे अगर हम लोग बैठाते हैं तो 32 दिया है उसका आधा कर देंगे तो यहाँ से हमको निकल जाएगा 16 सेंटीमीटर। चलिए 55वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा जो कितना आप लोग का सही हुआ है। यहाँ पे 5 नंबर का तो आंसर पहले ही आप लोग देख लिए, चलिए कोई बात नहीं, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। यहाँ पे कहा गया परावर्तन के नियम पर निर्धारित है, तो ये तो हम लोग वैसे भी कह सकते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो अभी आप लोग को बताए थे ऑप्शन ए, जो कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। चलिए 56वां क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन देख सकते हैं, कहा गया है ये सब क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। कहा गया हवा यानी कि जिसे हम लोग निर्वात भी कहते हैं, प्रकाश की चार होता है, यानी कि हवा में प्रकाश की चार कितना होता है।
ऑप्शन ए है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी है 3 × 10⁸ मिलीमीटर पर सेकेंड। तो अगर आप पढ़े होंगे बुक में तो ये चीज़ आप जरूर पढ़े होंगे, या मेरे चैनल पे भी आप लोग जाके सब्जेक्ट यानी कि कॉन्सेप्ट क्लास अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा, वहाँ पर भी हम ये सब चीज़ बताए हुए हैं। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसके आगे का क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक मिनट। यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन में प्रकाश किस तरंग उदाहरण है। प्रकाश जो है किसका, यहाँ पे आपको 7वां क्वेश्चन कहा गया है प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है। ऑप्शन ए है आपको ध्वनि तरंग का, ऑप्शन बी है चुंबकीय तरंग का, ऑप्शन सी है परावैज्ञानिक तरंग का, ऑप्शन डी है पराश्रम तरंग का। तो आप बताइएगा इसमें से कौन सा आंसर आपको सही लगता है, आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए हम लोग आंसर देख लेते हैं। आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यानी कि प्रकाश किसका उदाहरण, तो विद्युत चुंबकीय तरंग का एक उदाहरण है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा सा गला ख़राब है क्योंकि तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, फिर भी आप लोग को वीडियो बना के दे रहे हैं, तो आप लोग आवाज़ का क्वालिटी थोड़ा सा समझ सकते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कहा गया प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं, तो ये तो अगर आप पढ़े होंगे थोड़ा सा भी क्लास में तो आपको पता होगा। ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो कितना होता है, तो 2 होता है। ये आप देख सकते हैं ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है जो किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो कौन सा दर्पण में, ऑप्शन ए है समतल में, अवतल में, उत्तर में, इनमें से कोई नहीं। तो अभी आपको दांत वाला जो बताए थे उसमें हम बताए थे जो बड़ा प्रतिबिंब देखना होगा जब भी, तो आपको कौन सा दर्पण उपयोग करना पड़ेगा, तो अवतल दर्पण आपको उपयोग करना पड़ेगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन, जो कि कहा गया है गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध है। क्या संबंध है, यानी सूत्र पूछा है। तो यहाँ ऑप्शन ए है R = 2R, ऑप्शन बी है F = R, ऑप्शन सी F = R/2 और ऑप्शन डी आप लोग को यहाँ पे दिया हुआ है R = F/2। तो आप लोग बता सकते हैं इसका सही आंसर वैसे भी क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी। अभी आपको एक क्वेश्चन भी हम बना के इस पर बताए थे, F = R/2 होता है, जो कि वक्ता त्रिज्या या फोकस दूरी निकालने के लिए कहता है। तो अगर R पूछेगा तो 2F हो जाता है, R = 2F हो जाता है, और वक्ता त्रिज्या के है तो और फोकस दूरी के है तो R/2 हो जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए 11वां क्वेश्चन है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है, तो यहाँ पे तो आंसर आप लोग देख सकते हैं। इसका परावर्तक सतह क्या होता है, अवतल दर्पण होता है, यानी कि सर्च लाइट में जो लगा हुआ रहता है लाइट, वह कौन दर्पण लगा रहता है, तो अवतल दर्पण लगा हुआ रहता है। चलिए 12वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, आप लोग क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख सकते हैं। क्वेश्चन कहा गया है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है। ऑप्शन ए है समतल, ऑप्शन बी है उत्तर, ऑप्शन सी है अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा जो दाढ़ी बनाने के लिए जब भी उपयोग किया जाता है तो एक अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कहा गया है दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने के लिए मेरा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आप बताइए इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है। तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन डी, जो कि होता है 1/v + 1/u = 1/f, जो कि इसका बिल्कुल सही सूत्र होगा। या 1/u + 1/v = 1/f भी होता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/u + 1/v = 1/f, ये भी होता है। या इसको आगे लिखिए या इसको पीछे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं चैनल को किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपको आगे वाला पार्ट भी लेके आए। अगर आप लोग का अच्छा खासा सपोर्ट रहता है तो आगे वाला पार्ट भी इसका आएगा, पार्ट 2 भी आएगा। साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आपके पास व्हाट्सअप ग्रुप होगा तो उसमें भी इसी वीडियो शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 14वें क्वेश्चन में कहा गया है
किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? कौन सा दर्पण जो है जिसमें केवल और केवल आभासी, या आभासी का मतलब होता है काल्पनिक, आभासी का ही दूसरा नाम है क्या? काल्पनिक। तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन ए समतर, ऑप्शन बी अवतर, ऑप्शन सी उत्तर, ऑप्शन डी समतर एवं उत्तर। तो आपको पता होगा आभासी प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा समतर एवं उत्तर दोनों में बनता है। उसके बाद चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 5 क्वेश्चन और बच गया है, इसीलिए आप लोग अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपको वीडियो समाप्त होने के बाद आप लोग भूल जाते हैं लाइक करना। क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। कहा गया है यहाँ पे समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। कहा गया ऑप्शन ए वास्तविक, वास्तविक तथा सीधा, वास्तविक तथा उल्टा, आभासी तथा बराबर। तो चलिए फटाफट आप लोग नीचे कमेंट में बताइए जो क्या होता है समतल दर्पण में, क्या होता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, आभासी तथा बराबर होता है। क्या? आभासी तथा बराबर होता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कहा गया यहाँ पे गोरीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्ता त्रिज्या क्या होती है? तो ये हमेशा याद ही रहता है, गोरीय दर्पण की जो फोकस दूरी होगा, फोकस दूरी यानी कि एफ बराबर वक्ता त्रिज्या क्या होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है आधी होती है, दुगुनी होती है, तीन गुनी होती है, चरगुनी होती है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये हमेशा क्या होता है आधी होती है, एफ बराबर आर बाई टू, एफ बराबर आर बाई टू, यानी कि हमेशा जो होता है फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या जितना होगा उसका आधा ही होता है। ये तो इससे भी याद आता है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है, जब आप लोग को पढ़ाए थे तो वहाँ पे एक एक चीज़ बताए थे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कहा गया है किसी वस्तु का आवर्धिक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, कब बनता है और किस दर्पण में? तो कहा गया अवतल दर्पण में बनता है, समतल दर्पण में बनता है, उत्तर दर्पण में बनता है, और ऑप्शन डी आप लोग को यहाँ पे जो कि कहा गया है सभी दर्पण में, लेकिन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए में हम लोग क्या देखे थे? तो अवतल दर्पण में बनता है, ऑप्शन ए था, यानी कि किस दर्पण में आवर्धिक काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, अवतल दर्पण में बनता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा यहाँ पे सेटिंग क्वेश्चन किया गया है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत हो रहा है, कोशिश करेंगे धीरे धीरे ये चीज़ भी आपको ठीक कर दिया जाएगा। कहा गया एक उत्तर दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा, एक उत्तर दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा। ऑप्शन ए है वास्तविक और काल्पनिक और आंशिक, ऑप्शन सी है वास्तविक आवर्धिक, ऑप्शन डी है काल्पनिक आवर्धिक। तो आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। चलिए यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहा गया ईंट है, ईंट कौन चीज़ है आपको बताना है। कहा गया है पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन आपके बुक में नहीं है, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए और आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं नीचे में, ऑप्शन नंबर बी, जो कि अपारदर्शी पदार्थ, क्योंकि ईंटा से आर पार नहीं हो सकता है प्रकाश, इसीलिए वह क्या है एक अपारदर्शी पदार्थ। ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी आपको आ जाता है। चलिए अंतिम क्वेश्चन इस सेशन का, आज की क्लास का सबसे अंतिम क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, जो कि आंसर भी इसका यहाँ पे दे दिया गया है। जो हमारी आँख जो देख सकती है वे वस्तुएं होती है, वो क्या होता है? दीप्त या प्रतिदीप्त, जिसे हम लोग कहते हैं। तो आज के सेशन में सिर्फ आपको 20 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको 20 में से 15 भी आया है, अगर आप 15 भी सही बनाए हैं तो आपका तैयारी ठीक ठाक चल रहा है, और कल फिर आपके लिए हम 20 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, जिसमें कि आपको हम एक एक चीज़ बताएंगे, यानी कि इसका जो बच गया है क्वेश्चन वह, उसका फिर आपको 2 चैप्टर, फिर उसके बाद बायोलॉजी का एक लेकर आएंगे एक चैप्टर, उसका फिर एक चैप्टर केमिस्ट्री का, ऐसे करके आपको सभी का तैयारी इस चैनल के माध्यम से आपको कराया जाएगा। तो आप लोग अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जो मैथ वाला गुरुजी चैनल पे आपको साइंस विषय का भी तैयारी स्टार्ट हो चुका है, साथ में आपको आर्ट विषय का भी तैयारी शुरू कर दिया जाएगा, और हिंदी का भी स्पेशल आपको क्लास लेके आ रहे हैं हम इसी चैनल के माध्यम से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।